डियर स्टूडेंट, मैं रेनू चौधरी, होम साइंस, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते होंगे बच्चे आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठंडक का मौसम है, ठंडक बढ़ गया है और ठंडक के मौसम में कंबल में बैठ के पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपके बहुत करीब है, तो आप लोग इत्मीनान से कंबल में बैठ के तत्परता और लगन के साथ अपनी पूरी तैयारी करिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे नंबर से आप पास होइए। तो चलिए, आज हम आए हैं यहाँ पे लेकर के थर्ड सेमेस्टर। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, होम साइंस, शैशवावस्था। एक बहुत प्यारा आपके सामने स्क्रीन पे एक बेबी दिख रहा है। तो आप जानते होंगे कि एक स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर हम अपने बच्चों को पूरी तरह से संपूर्ण आहार देते हैं, संतुलित आहार देते हैं, तो ऐसे ही बेबी हंसता खिलखिलाता और कूदता नजर आएगा। तो आप देख सक रहे हैं, बहुत सुंदर बेबी है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं शैशवावस्था। ये आपका शैशवावस्था है। शैशवावस्था में पोषण क्या पढ़ेंगे आज? शैशवावस्था में पोषण, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। क्या है? न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था में पोषण। आज हम क्या पढ़ेंगे? शैशवावस्था में पोषण। एक बच्चे को शैशवावस्था में अगर हम भरपूर मात्रा में पोषण देते हैं, पूर्ण रूप से हम पोषण दे रहे हैं उस बच्चे को, तो उसका जो शारीरिक विकास होगा वो बहुत तीव्र गति से होगा। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया उस बच्चे में बहुत तीव्रता होती है। शैशवावस्था में बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत तीव्र होती है। उसमें आत्म प्रेम की भावना होती है, मतलब बच्चा स्वयं से प्रेम करता है। शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है? स्वयं से प्रेम करने लगता है। अनुकरण द्वारा सीखना। शैशवावस्था में बच्चा जो आपके आसपास का माहौल है, परिवेश है, अपने दादा से, अपने बाबा से, अपने चाचा से, अपने बुआ से, अपने मम्मी पापा से कुछ न कुछ क्या करता है? अनुकरण करता है, सीखता है। ठीक है। बच्चा क्या है? दूसरों पे निर्भर रहता है। शैशवावस्था में बच्चा क्या करेगा? दूसरों पे निर्भर रहता है। क्या वो अपना काम स्वयं कर लेता है? बिल्कुल नहीं करता है। और जो उसका काम होता है वो कुछ ना, जैसे खिलाना पिलाना, उसको नहलाना धुलाना या उसको चलाना अंगुली पकड़ के, ये सारा काम क्या है? उसके माँ बाप करते हैं, उसके लोग करते हैं, उसके परिवार के। तो इसलिए वो बच्चा क्या है? दूसरों पे निर्भर होता है। क्या है? सामाजिक भावना उसके अंदर बहुत तेजी से विकास होती है। सामाजिक मतलब बच्चे के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। आपके फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, तो सारे लोग अपने अपने तरीके से उस बच्चे के साथ पेश आते होंगे, खिलाते होंगे, पिलाते होंगे, दुलार करते होंगे। तो उससे क्या है? बच्चा क्या है? जो सामाजिक भावना होती है बच्चे के अंदर, वो बहुत तीव्रता से होती है। ठीक है। तो ये सारे आपको शैशवावस्था के बारे में बताए हैं। तो ये सारी प्रक्रिया आपको तब देखने के लिए मिलेगा जब एक बच्चे के लिए आप पूर्ण आहार देंगे, एक बच्चों को पूरी तरह से संपूर्ण आहार देंगे, तभी ये सारी प्रक्रिया आपके बच्चे में देखने के लिए मिलेगा। आप देखें, नन्हा सा बच्चा है, बहुत प्यारा है, क्यूट है। तो वैसा बच्चा अगर चाहिए और वैसे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, तो आपको संपूर्ण आहार बच्चे को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है। तो हंसता खेलता चेहरा अगर बच्चे को देखना चाहते हैं तो शैशवावस्था में संपूर्ण आहार देने की कोशिश करिए। चलिए, आइए हम देखते हैं शैशवावस्था में पोषण। जन्म से 1 वर्ष की उम्र की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। यह शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि यही अवस्था शिशु के सर्वांगीण विकास के आधार है। कहने का मतलब है
के जन्म से लेकर के 1 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। कितने की शैशवावस्था कहलाती है? जन्म से लेकर, जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तब से लेकर के 1 वर्ष की उम्र तक शैशवावस्था कहलाती है। अलग अलग राइटर का अलग अलग मतलब मानना है कि शैशवावस्था इसका इतने वर्ष का होगा, और कभी कभी कोई राइटर कहते हैं शैशवावस्था इतने से इतने वर्ष का होता है। तो आपको जनरली जो आपके होम साइंस के बुक में है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जन्म से लेकर के 1 वर्ष की उम्र की अवस्था क्या कहलाती है? शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है, यह अवस्था होती है, कौन सी अवस्था? शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जो शैशवावस्था होती है वो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि यह अवस्था शिशु के सर्वांगीण विकास की अवस्था होती है। मतलब शैशवावस्था जो होती है शिशु के सर्वांगीण विकास की अवस्था होती है। ठीक है, अब आप देखिए शैशवावस्था को शिशु अवस्था कहा जाता है, शैशवावस्था को शिशु अवस्था कहा जाता है, नवजात अवस्था कहा जाता है, सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। बच्चा क्या है? अपने खिलौने से खेलता है, उससे प्रेम करने लगता है। ठीक है, आप एक टेडी रख लीजिए तो बच्चा उसी को क्या है, उसे खेलने लगता है, उसको दूध पिलाने लगता है। तो क्या है, इसे खिलौने का आयु कहा जाता है, खोजपूर्ण आयु भी कहा जाता है। बच्चा कुछ न कुछ क्या करता है, नया सीखता है, नया खोजता है, तो इसे क्या है, खोजपूर्ण आयु भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस अवस्था में यदि शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसका प्रभाव शिशु के संपूर्ण जीवन काल पर पड़ता है। कहने का मतलब है इस अवस्था में, किस अवस्था में? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में यदि शिशु के पोषण पर या स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अगर आप इस समय आप शिशु के स्वास्थ्य पे या शिशु के पोषण पे विशेषकर आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। अगर बच्चा छोटा है, उस समय उस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप सही से उसका पालन पोषण नहीं कर रहे हैं तो संपूर्ण जीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सही से पालन पोषण नहीं करेंगे तो उसका क्या है, उस बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा, उस बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो अगर उस बच्चे का सामाजिक मानसिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा और शारीरिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो बच्चे का जो मतलब एक कहा जाता है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे मस्तिष्क में एक अच्छे तरीके से ग्रोथ या विकास कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हमें आहार लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कह रहा है शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति होती है। इस अवस्था में शिशु इतनी तीव्रता से गति शारीरिक वृद्धि होती है कि जितनी संपूर्ण जीवन काल पर नहीं होती है। कहने का मतलब है शैशवावस्था में जो विकास की गति होती है वो इतनी तीव्र होती है कि पूरे जीवन काल में इतनी तीव्र गति से विकास नहीं होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि बच्चे को संपूर्ण आहार, पूरक आहार देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कहने का मतलब है जन्म से 3 माह की अवस्था तक शिशु का वजन 6 से 8 औसत की वृद्धि होती है। मतलब जन्म से 3 माह तक जब बच्चे की अवस्था होती है, जन्म से 3 माह की अवस्था के प्रति शिशु का वजन जो होता है 6 से 8 औसत में वृद्धि होती है। 6 से 8 औसत की वृद्धि होती है। 6 माह का जो शिशु होता अपने जीवन काल के वजन से 2 गुना वजन प्राप्त करता है। जो 6 माह का शिशु होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि 6 माह के शिशु क्या वजन कितना होगा, तो आप बताएंगे 6 माह की अवस्था में शिशु अपने जीवन काल, मतलब 6 माह की अवस्था में शिशु जो होता है अपने जीवन काल से 2 गुना वजन प्राप्त कर लेता है और 1 वर्ष में 3 गुना वजन प्राप्त करता है। 1 वर्ष में देखिए 6 वर्ष में
2 गुना वजन प्राप्त करेगा और 1 वर्ष में क्या है 3 गुना वजन प्राप्त कर सकता है। ये आपसे पूछा जाता है। आप इसी में नहीं, बहुत सारे टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीए में ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 6 माह का जो शिशु होता है वो अपने जीवन काल के कितना वजन प्राप्त करता है, तो आप बताएंगे 2 गुना वजन प्राप्त करता है। 1 वर्ष की आयु में जो शिशु का वजन होता है वो अपने जीवन काल से 3 गुना वजन प्राप्त करता है। ठीक है। लंबाई और वृद्धि, देखिए ये वृद्धि जो है आपको बहुत आर्ड लग रहा होगा कि ऐसे मैम क्यों लिखती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हम पीपीटी बनाते हैं तो वृद्धि इसी तरह से हम वृद्धि लिखते हैं, इस तरह से। लेकिन क्या है, जब इस पीपीटी को जब हम ईमेल पे डालते हैं तो फॉन्ट चेंज हो जाता है, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। वृद्धि वो भी है, वृद्धि ये भी है। ठीक है। लंबाई व वृद्धि, 1 वर्ष की उम्र में शिशु की लंबाई जन्म की अपेक्षा 1.5 गुना वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की आयु में जो शिशु की लंबाई होती है वो जन्म की अपेक्षा 1.5 गुना हो जाता है। मतलब जो लंबाई होती है वो जन्म की अपेक्षा 1.5 गुना हो जाता है। ठीक। डेढ़ गुना हो जाता है। शिशु जन्म में केवल वजन की लंबाई बढ़ती है बल्कि शारीरिक अनुपात में भी अंतर आता है। मतलब शिशु में न केवल वजन और लंबाई बढ़ती है बल्कि शारीरिक अनुपात में भी अंतर आता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिशु की लंबाई और वजन में ही नहीं, यही दोनों में वृद्धि नहीं होती है, उसके अनुपात में भी अंतर आता है। उचित शिशु का उत्तम स्वास्थ्य बहुत कुछ उसके आहार पर निर्भर करता है। जो शिशु का उत्तम स्वास्थ्य होता है उसके क्या है, उसके आहार पर निर्भर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर शिशु का उत्तम स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य है, तो उसके आहार पे ही निर्भर करेगा। अगर आप पूरी तरह से आहार नहीं देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषित हो जाएगा, अल्पपोषित हो जाएगा। तो अगर हम स्वस्थ आहार दे रहे हैं स्वस्थ अवस्था में, तो बच्चे के आहार पे क्या है, बिल्कुल निर्भर करता है। उसके जो उसका वृद्धि और विकास होता है उसके आहार पर ही निर्भर करता है। शिशु के उत्तम स्वास्थ्य बहुत कुछ उसके आहार पर ही, ये देखिए नहीं गलत है, ही बस है, टाइपिंग के समय हो गया था, आहार पर ही निर्भर करता है। क्योंकि उचित आहार शिशु के शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। कहने का तात्पर्य है उचित आहार, अगर उचित आहार आप दे रहे हैं तो बच्चे के क्या है, शारीरिक वृद्धि और विकास में क्या करेगा, सहायक होता है। मतलब सहायता करता है, उसका सही ग्रोथ होगा, सही विकास होगा, सही सारी चीज़ उसका क्या, जो उसके क्रियाकलाप होंगे वो भी सही होंगे। ठीक है। उसके चलने का ढंग, उसके बैठने का ढंग, उसके खिलखिलाने का ढंग, उसको मतलब दौड़ने का तरीका जो होगा वो उसके पोषण पर ही निर्भर करता है। एक बच्चे का पोषण पे ही उसके संपूर्ण जीवन काल निर्भर होता है। ठीक है। संतुलित आहार शिशु के स्वस्थ रखता है। मतलब जो संतुलित आहार होता है वो क्या करता है, शिशु को स्वस्थ रखता है। पौष्टिक आहार जीवन बनाए रखने हेतु ताप की उत्पत्ति करता है, शिशु के क्रियाकलाप और शक्ति प्रदान करता है, उसकी पूर्ति करता है। बिल्कुल सही बात है। पौष्टिक आहार दे रहे हैं आप, पौष्टिक आहार दे रहे हैं तो जायज सी बात है उनके जीवन बनाए रखने में ताप की उत्पत्ति करता है। ये जो तप है ये ताप है, कहाँ गया, ये ताप है। देखिए यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्या बताएं, ये जो है वो ताप है। ये जो क्या है, ये ताप है, ताप की उत्पत्ति करता है, ये ताप की उत्पत्ति करता है। क्योंकि शिशु के क्रियाकलाप से जो शक्ति ह्रास होती है उसकी पूर्ति करता। मतलब जो शिशु के क्रियाकलाप होते हैं, क्या करता, हाथ पैर फेंकता है, मतलब हाथ पैर चलाता रहता है बच्चा, कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, बोलता रहता है, रोता रहता है, करता है ना, तो उसके क्रियाकलाप की क्या करती है, पूर्ति करता है। क्या, पोषण, पौष्टिक आहार, उसके क्रियाकलाप
क्रियाकलाप की पूर्ति करता है। जो कार्य करता है उसका जो हास होता है, उस क्रियाकलाप का हास, ये हास है, हास होता है, शक्ति हास होता है, उसकी क्या करता है, पोषण पूर्ति करता। आहार जो होता है वो क्रियाकलाप की पूर्ति करता है, ठीक है, एनर्जी देता है। अब कह रहा है शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता, अगर हम किसी भी अवस्था की बात लेंगे, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था, कोई भी अवस्था की बात लें, ठीक है, उसमें पोषण बहुत ज़रूरी है। कार्य को करने के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, अपनी क्रियाकलाप को सही तरीके से चलाने के लिए हमें पोषक तत्वों का लेना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो आपका है शैशवावस्था है, फर्स्ट स्टेज शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में जितना अच्छा हम पोषण देंगे उतने अच्छे से ही उस बच्चे का ग्रोथ होगा, और उस ग्रोथ के साथ साथ उसके पूरे संपूर्ण जीवन काल पर वो निर्भर करता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके घर में एक नन्हा प्यारा बच्चा है तो उसके लिए आप मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको पोषक तत्व देने की कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं शैशवावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता, क्या क्या आवश्यकता है पोषक तत्वों की, ठीक है। अब कह रहा है कैलोरी, क्या है, कैलोरी। अब देखेंगे शैशवावस्था में शिशु को कैलोरी की आवश्यकता उसके शरीर के वजन के अनुसार होता है। जो शैशवावस्था में शिशु को कैलोरी की आवश्यकता होती है उसके वजन के अनुसार होता है, उसके वजन के अनुसार होता है। बच्चों के क्रियाकलाप के अंतर के अनुसार, बच्चों की मतलब बच्चा जो कार्य करता है, जो क्रियाकलाप करता है, उसके अंतर के अनुसार उसको कैलोरी की मांग में अंतर आता है। जो बच्चा, बहुत सारे बच्चे बहुत सुस्त होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इतने चंचल होते हैं कि हमेशा हाथ पैर चलाते रहते हैं, तो क्या है, उसके कैलोरी की मांग में अंतर आता है। आवश्यक कैलोरी प्राप्त न होने पर शिशु के वजन में कमी आने लगती है, वजन धीमी गति से बढ़ता है, ठीक है। मतलब अगर आप उसके क्रियाकलाप के अनुसार उसको कैलोरी नहीं दे रहे हैं, जो बच्चा कार्य कर रहा है, जितना चिल्ला रहा है, रो रहा, और उसका कार्य क्या है, हाँ, हंसना, खेलना, हाथ पैर पटकना, यही तो कार्य है। अभी देखिए नन्हा सा बच्चा वो क्या कर सकता है। तो उसके क्रियाकलाप के अनुसार अगर हम कैलोरी की मांग पूरी नहीं करेंगे तो क्या है, बच्चे के वजन में क्या हो जाता है, बच्चे के वजन की गति में क्या हो जाता है, कमी आने लगती है, ठीक है। और अगर उसकी पूरी क्रियाकलाप के अनुसार उसको हम कैलोरी दे रहे हैं तो वजन क्या होता है, बढ़ता रहेगा। वजन उसकी क्रियाकलाप के अनुसार भरपूर मात्रा में उसको मिलता रहेगा। यदि 0 से 6 माह के बच्चों का वजन 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम है तो आवश्यक कैलोरी 360 प्रतिदिन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि एक बच्चे का वजन अगर 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है तो उसका क्या होगा, उसके वजन के अनुसार होना चाहिए। 1 मिनट, सॉरी, तीन किलोग्राम है तो आवश्यक कैलोरी कितना आप देंगे एक दिन में, 360 देंगे। आवश्यक कैलोरी कितना देंगे, 360 देंगे। अब आइए देखिए प्रोटीन, दूसरा क्या है पोषक तत्व, प्रोटीन। अब प्रोटीन बच्चे को देंगे आप, ठीक है। प्रोटीन सही वृद्धि एवं जो प्रोटीन है वो उस प्रोटीन सही वृद्धि एवं भरण, ये भरण है, गलत है, भरण। प्रोटीन सही वृद्धि एवं भरण पोषण के लिए आवश्यक है, वो भारत नहीं है, टाइपिंग के करते समय गलत हो गया। प्रोटीन सही वृद्धि और विकास के लिए, भरण पोषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। शरीर का प्रत्येक
कार्य क्षमता एवं वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए प्रोटीन पर निर्भर करता है। जो प्रोटीन का क्या है, शरीर का प्रत्येक कार्य क्षमता वृद्धि एवं टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए प्रोटीन पर निर्भर करता है। सभी लोग जानते हैं जो प्रोटीन होता है वो शरीर के जो हम कार्य करते हैं, जो बच्चा कार्य कर रहा है, हाथ पैर फेंक रहा, उसकी जो दिन में टूट फूट होती है, उन कोशिकाओं की टूट फूट की क्या करता है, मरम्मत करता है। उन कोशिकाओं की टूट फूट की क्या करता है, मरम्मत करता है। प्रोटीन इस आदि के लिए प्रोटीन क्या करता है, निर्भर रहता है। मतलब टूट फूट की मरम्मत, कोशिकाओं की मरम्मत, कोशिकाओं के रिपेयर के लिए प्रोटीन उसी के लिए क्या है, निर्भर करता है। हार्मोन्स, एंजाइम, रोग प्रतिकारक पदार्थ एवं रक्षात्मक पदार्थ का निर्माण ही प्रोटीन के द्वारा होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंजाइम होते हैं और रोग प्रतिकारक जो पदार्थ होते हैं, रक्षात्मक पदार्थ का निर्माण ही प्रोटीन करता है। हार्मोन्स को लेकर के और प्रतिकारक पदार्थ को लेकर, रक्षात्मक पदार्थ को लेकर उसका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसके द्वारा प्रोटीन करता है। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं और तंतुओं के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं और तंतुओं के लिए क्या है, प्रत्येक कोशिकाओं और तंतुओं के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ठीक है। मांसपेशियां, रक्त, हड्डी, नाखून, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन प्रमुख स्थान देता है। मतलब जो मांसपेशियां होती हैं, जो रक्त होते हैं, जो हड्डी होते हैं, जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं आदि के लिए क्या है, प्रोटीन आवश्यक है। एक आपको इसके पहले प्रोटीन जब हम पूरा पढ़ाए थे, तो अगर आपके चेहरे पे चमक लाना है तो कोई क्रीम लगाना बंद कर दीजिए, बताए थे ना। तो आपको बता दें, वैसे एक बच्चे के ऊपर भी शैशवावस्था में भी अगर उस बच्चे पे ग्लो चाहिए, उस बच्चे का चेहरा हंसता खिलखिलाता होना चाहिए, चहकता चेहरा होना चाहिए, ठीक है, उस चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, तो आपको प्रोटीन देना ही देना पड़ेगा। उसके बाल के ग्रोथ के लिए, उसके नाखून के लिए, उसके त्वचा के लिए, उसके शरीर के निर्माण के लिए, उसके मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो शैशवावस्था में भर भर के आप अपने बच्चों को प्रोटीन खिलाइए। ठीक है। इतना भी ना खिला दीजिए कि आपको एक कहानी बताए थे, देहात वाला लोग कहते हैं कोई खा खा के मर गया, कोई बिना खाए मर गया। तो ठीक है, आप आवश्यकता अनुसार उसको प्रोटीन दीजिए, RDA चार्ट के अनुसार आप उसको प्रोटीन दीजिए। ठीक है, कि एक दिन में उसको कितना प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इस अवस्था में कार्बोज में लैक्टोज शर्करा महत्वपूर्ण होता है, जो दूध की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लैक्टोज शरीर के कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण की क्षमता बढ़ाती है तथा लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न करती है और कैलोरी की पूर्ति करती है। कहने का मतलब है कि इस अवस्था में, किस अवस्था में, शैशवावस्था में बच्चा क्या चावल दाल खाता है क्या? बिल्कुल नहीं। उस अवस्था में बच्चा ज्यादा क्या करता है, दूध पीता है। तो दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है। ठीक है। इस अवस्था में कार्बोज में लैक्टोज शर्करा महत्वपूर्ण होता है। जो दूध बच्चा पीता है उसमें क्या होते हैं, कार्बोज की शर्करा जो होती है, लैक्टोज, वो महत्वपूर्ण होता है, जो दूध में प्रचुर मात्रा, मतलब चाहे वो गाय भैंस का दूध पी रहा है, चाहे वो माँ का, लेकिन माँ का दूध पीता है तो उसमें भरपूर मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। तो उसमें भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज शरीर के कैल्शियम फास्फोरस, जो लैक्टोज होता है वो शरीर के कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण की क्षमता बढ़ाती है। मतलब कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण की क्षमता क्या बढ़ाती है, लैक्टोज बढ़ाता है। ठीक है। तथा लाभदायक बैक्टीरिया को उत्पन्न करता है, आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो लाभदायक बैक्टीरिया, आपके शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो उस लाभदायक बैक्टीरिया की क्या करता है, आवश्यक बैक्टीरिया को उत्पन्न करता है और आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करता है। क्या, कार्बोज। ठीक है। अब आ जाइए वसा पे। वसा देखते हैं। वसा
वसा आवश्यक वसी अम्ल तथा वसा में घुलनशील जीवन सत्व की पूर्ति करता है। जो वसा होता है, वसा आवश्यक वसी अम्ल तथा वसा में घुलनशील जीवन सत्व की क्या करता है, पूर्ति करता है। प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि लिनोलिक क्या है, प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि लिनोलिक वसी अम्ल आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति 40% ऊर्जा देता है और 40% ऊर्जा देता है। वह शिशु के जो माँ के दूध पर पलते हैं उनमें उनकी कमी नहीं होती है, क्योंकि लिनोलिक अम्ल माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, किंतु जानवर के दूध में उनकी कमी होती है। और जो बच्चे माँ के दूध पर पलते हैं उन्हें संपूरक आहार द्वारा वसी अम्लों की पूर्ति होती है। वसा में शरीर को ऊर्जा मुष्मा मिलती है। वसा शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके द्वारा अम्लों तथा उसमें घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के पूर्ति होता है। कहने का मतलब है कि वसा आवश्यक वसी अम्ल वसा में घुलनशील जीवन सत्व की क्या करता है, पूर्ति करता है। प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि लिनोलिक क्या है, लिनोलिक अम्ल आवश्यक ऊर्जा का 40% देता है। जो लिनोलिक अम्ल होता है, जो आवश्यक ऊर्जा होता है, उसका क्या करता है, 40% पूर्ति करता है। ठीक है, 40% देता है। वह शिशु जो माँ के दूध पर पलते हैं, वह शिशु जो माँ के दूध पर, जो बच्चे माँ के दूध पर पलते हैं उनमें क्या है, लिनोलिक अम्ल की कमी नहीं होती है। ठीक है, उनमें क्या होती है, कमी नहीं होती है। ठीक है, लिनोलिक अम्ल माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जो लिनोलिक अम्ल होता है वो माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि जानवर के दूध में, जैसे जो गाय भैंस का दूध पीते हैं, जानवर के दूध में क्या होता है, कमी होता है। जानवर के दूध में इनकी कमी होती है। किसकी कमी होती है, लिनोलिक अम्ल की। ठीक है, जो बच्चे माँ के दूध पर पलते हैं उनमें संपूरक आहार द्वारा वसी अम्लों की पूर्ति होती है। कहने का तात्पर्य है जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं उनमें संपूर्ण आहार, उसमें मतलब सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। ठीक है, संपूर्ण आहार द्वारा वसी अम्लों की पूर्ति होती है तथा उसमें घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के की पूर्ति होती है। ठीक है, कौन कौन विटामिन ए, डी, ई, के की पूर्ति होती है। ठीक, अब आ जाइए विटामिन। विटामिन सुरक्षात्मक तत्व है जिनमें शरीर के रोग सुरक्षा मिलती है। प्रत्येक विटामिन किसी न किसी रोग के प्रतिरोधक होते हैं। शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के विटामिन नितांत आवश्यक हैं। कहने का तात्पर्य है कि विटामिन जो होता है वो सुरक्षात्मक तत्व है, आपकी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सुरक्षा तत्व है जिनके जिससे शरीर के रोग की सुरक्षा मिलती है, जिससे शरीर में जो रोगों से क्या होती है, सुरक्षा मिलती है। प्रत्येक विटामिन किसी न किसी रोग के क्या होते हैं, प्रतिरोधक होते हैं। प्रत्येक विटामिन ए, डी, ई जो भी विटामिन है वो किसी न किसी रोग के क्या होंगे, प्रतिरोधक होंगे। ठीक है, शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के विटामिन नितांत आवश्यक है। मतलब शिशु के शैशवावस्था में उत्तम स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के जो विटामिन होंगे वो नितांत आवश्यक होंगे। अब आइए आप देखते हैं कौन कौन से विटामिन शैशवावस्था में बहुत जरूरी है। अब देखिए ICMR द्वारा, कहने का तात्पर्य है ICMR द्वारा, देखिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा ICMR द्वारा इस मतलब 2020 के दिशा निर्देश के अनुसार, आपके सामने दिखा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ICMR 2020 दिशा निर्देश के अनुसार, 2020 दिशा निर्देश के अनुसार यह पाठ एक सामान्य शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए दैनिक विटामिन आवश्यकताओं को प्रदान करता है। मतलब दैनिक विटामिन जो होते हैं उनकी आवश्यकताओं को क्या करता है, प्रदान करता है। क्या ICMR
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 2020 में यह दिशा निर्देश दिया गया है कि कौन कौन से विटामिन एक बच्चे की दैनिक दिनचर्या के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, अब आइए आप देखते हैं विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो 350 मिलीग्राम प्रतिदिन एक बच्चे को देना चाहिए। ठीक है, जो विटामिन ए है वो 350 मिलीग्राम शैशवावस्था के बच्चे को प्रतिदिन आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन डी 400 यूनिट प्रतिदिन एक शैशवावस्था के बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, विटामिन सी 20 मिलीग्राम प्रतिदिन एक बच्चे के लिए शैशवावस्था में बहुत जरूरी है। ठीक है, फोलेट 25 से 85 मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, प्रतिदिन आवश्यक होता है। ये सारे विटामिन, जो विटामिन ए है, डी है, सी है, और ये प्रतिदिन आवश्यक होते हैं एक शिशु के लिए। क्या होते हैं? प्रतिदिन आवश्यक, मतलब डेली उनके भोजन में या उनके पोषक में शामिल करना चाहिए। ठीक है, यदि शिशु को आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में विटामिन नहीं मिलता है तो वह विभिन्न रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अभी आपको बताए हैं कि जो विटामिन होते हैं वो रोग प्रतिरोधक होते हैं। सभी प्रकार के जो विटामिन होते हैं किसी न किसी रोग प्रतिरोधक होते हैं। तो जब रोग प्रतिरोधक होंगे तो अगर हम विटामिन भरपूर मात्रा में नहीं देंगे बच्चों को तो क्या होंगे? वो रोग से क्या हो जाएंगे? ग्रस्त हो जाएंगे, रोग को रोक नहीं पाएंगे, तो उस रोग से क्या हो जाएंगे? ग्रस्त हो जाएंगे। तो अगर ये सारे विटामिन आप प्रचुर मात्रा में अपने बच्चों को नहीं देते हैं तो वो रोग से क्या हो जाएंगे? ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, रोग से ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं, आपके सामने है खनिज। ये सारे पोषक तत्व हैं। क्या है? खनिज, मिनरल्स। दांतों हड्डियों के लिए कैल्शियम, फास्फोरस एवं रक्त के लौह लवण के आवश्यक होते हैं। यदि बच्चों में दूध आवश्यक मात्रा में मिलता है तो खनिज लवण की पूर्ति हो जाती है। मतलब दूध जब आवश्यक मात्रा में मिलता है तो खनिज लवण की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। किंतु दूध में लौह लवण नहीं हो पाता है, अतः 4 माह के बाद अतिरिक्त दिए जाने वाले आहार द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है। खनिज, मिनरल्स, खनिज की बात कर रहा है। दांत और हड्डियों और कैल्शियम, फास्फोरस और रक्त के लिए लौह लवण आवश्यक होते हैं। यदि बच्चों में दूध आवश्यक मात्रा में नहीं मिल पा रही है, जो बच्चों का दूध होता है वो आवश्यक मात्रा में नहीं मिल पाती है, उसके कार्य क्षमता के अनुसार उसको दूध नहीं मिल पा रहे, उसके वजन के अनुसार उसको दूध नहीं मिल पा रहा है, तो खनिज लवण की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, दूध आवश्यक मात्रा में मिल जाता है, आवश्यक मात्रा में मिल जाता है तो खनिज लवण की क्या हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी। अभी हम आपको नहीं बताए हैं तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि ध्यान नहीं दिया। आवश्यक मात्रा में नहीं रहेगी तो खनिज लवण की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो उनके हड्डियों पर, उनके दांतों पर उनका क्या है? बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अगर भरपूर मात्रा में मिल रहा है तो क्या हो जाएगी? खनिज लवण की पूर्ति हो जाती है। किंतु दूध में लौह लवण नहीं होता है। अब जानते होंगे बच्चा दूध पीता है, ठीक है, दूध पीता है तो दूध में जो होता है लौह लवण नहीं होता है, अतः 4 माह के बाद अतिरिक्त दिए जाने वाले आहार द्वारा, मतलब जब 4 माह का हो जाता है तो उसके अतिरिक्त तो उसको क्या है? हल्का हल्का जूस या किसी फल का मसल करके, केला वगैरह हम देते हैं 6 महीने के बाद। ठीक है, तो क्या हो? उसके पूर्ति उससे हो जाती है, उस आहार से उसकी पूर्ति हो जाती है। अब आइए देखते हैं शैशवावस्था में पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता आरडीए के अनुसार। शैशवावस्था में पोषक तत्व की दैनिक आवश्यकता। शैशवावस्था में एक बच्चे को पोषक तत्व की दैनिक आवश्यकता कितनी होनी चाहिए? ठीक है, दैनिक आवश्यकता, एक दिन में हम उसको कितना पोषक तत्व दें, कितना दें, तो ये आपको आरडीए के अनुसार देखना है। आरडीए के अनुसार, ठीक है, 0 से 12 माह के महीने की बात यहाँ हो रही है।
0 से 12 महीने की बात हो रही है, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं कि मतलब एक शैशवावस्था में पोषक तत्वों का दैनिक आहार आरडीए के अनुसार कितना होना चाहिए। मतलब डेली ऊर्जा ऊर्जा की बात वहाँ हो रही है, 360 किलो कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए एक बच्चे को। शैशवावस्था में मतलब 360 किलो कैलोरी, सॉरी 660, 300 नहीं, 660 किलो कैलोरी प्रतिदिन लेना चाहिए। वसा की बात कर रहा है, तेल की बात कर रहा, लिपिड्स की बात कर रहा, तो 25 ग्राम प्रतिदिन, मतलब 25 ग्राम प्रतिदिन शैशवावस्था में लेने की जरूरत है। प्रोटीन 10.5 ग्राम प्रतिदिन लेने की जरूरत है, मतलब 10.5 ग्राम प्रतिदिन लेने की जरूरत है। कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट 95 मतलब 95 हमें ग्राम प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है। हमें नहीं, एक बच्चों की बात हो रही है, आ जाता है, ठीक है। कैल्शियम जो होता है 300 मिलीग्राम प्रतिदिन एक शैशवावस्था के बच्चों के आहार में शामिल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैग्नीशियम 75 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए, ठीक है। आयरन जो होता है मिलीग्राम, मतलब 3 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। जस्ता जो होता है वो 2.5 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। आयोडीन 130 मिलीग्राम प्रतिदिन शामिल करना चाहिए, ठीक है। थायमीन 0.4 मिलीग्राम प्रतिदिन शामिल करना चाहिए। ये सारे चीज आपको कितना कितना देना है एक शैशवावस्था के बच्चों को। ये सारे मतलब 0 से 6 माह के बच्चों, सॉरी 0 से 12 माह के बच्चों की बात कही जा रही है, ठीक। राइबोफ्लोविन है, आप देख रहे हैं 0.6 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए एक बच्चे को, ठीक है। नियासिन जो है 5 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। विटामिन B6 क्या है 0.6 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। फोलेट जो 85 ग्राम 85 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए एक बच्चे को। विटामिन B12 क्या 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। विटामिन C 30 ग्राम मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। विटामिन ए जो होता है 350 मिलीग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। विटामिन डी जो होता है वो 400 यूनिट प्रतिदिन देना चाहिए। एक बच्चे के भोजन में प्रतिदिन ये सारे चीज आपको क्या करना है, शामिल करना है। स्वस्थ शिशु के लिए, स्वस्थ शिशु के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए इतने जो आपके पोषक तत्व हैं, जो आहार हैं, ये सारी चीज आपको कितना कितना आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, आयरन, जस्ता, आयोडीन, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ए, डी, ये सारे जैसे जैसे हम बताए हैं आपका ग्राम में भी यहाँ पे है, तो ये सारे शामिल करना चाहिए एक बच्चे के आहार में, शैशवावस्था के बच्चे के आहार में, ठीक। अब आइए देखते हैं शैशवावस्था में दिए जाने वाले भोजन को 3 भागों में बांटे जा सकते हैं, ठीक है। बांटे जा सकते हैं या बांटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलती, अगर बांटा लिखेंगे तो जा सकता है, ठीक है। तो आपको शैशवावस्था में दिए जाने वाले भोजन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। बांटे लिखेंगे तो बांटे जा सकते हैं और बांटा जा सकता, यहाँ ते नहीं रहेगा, सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक है। तरल भोज्य पदार्थ पहला क्या है, नंबर 1 क्या है, तरल भोज्य पदार्थ। नंबर 2 है अर्ध तरल भोज्य पदार्थ। नंबर 3 है ठोस आहार, ठीक है। क्या, नंबर 1 तरल भोज्य पदार्थ, नंबर 2 अर्ध तरल भोज्य पदार्थ, नंबर 3 ठोस आहार। अब आइए देखते हैं तरल भोज्य पदार्थ में क्या क्या आते हैं। तरल भोज्य पदार्थ में क्या क्या आते हैं, तो एक बच्चे को तरल भोज्य पदार्थ आप दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या देंगे, क्या क्या सम्मिलित करेंगे,
आइए देखते हैं तरल भोज्य पदार्थ में दूध, पानी, सब्जी, दाल दाल का सूप, फलों का रस। ठीक है, दूध, पानी, सब्जी, दाल का सूप, फलों का रस आते हैं। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं तरल भोज्य पदार्थ। आपको सीधी सीधी बात है, तरल की बात कही जा रही है, तो दूध क्या होता है, तरल है। पानी क्या है, तरल है। सब्जी का जो जूस है वो तरल है। दाल का जो सूप है वो भी तरल है। और फलों का रस, ये सारी चीज एक बच्चे के तरल आहार में सम्मिलित करना चाहिए। 6 माह के बाद हम तरल आहार बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए अर्ध तरल आहार, मतलब थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म हो और बहुत मुलायम और सॉफ्ट हो। तो उसको हम क्या, उसमें क्या आएंगे, खिचड़ी आएगी, उबली दाल और फेरेक्स आएंगे। खिचड़ी, उबली दाल आदि ऐसे भोज्य पदार्थ आते हैं। और एक क्या है, तरल भोज्य पदार्थ में, अर्ध तरल भोज्य पदार्थ में, मतलब आधा तरल और आधा थोड़ा मुलायम सॉफ्ट हो। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा क्या है, तीसरा ठोस आहार। यहाँ आप देखेंगे ठोस आहार की बात कर रही है, तो उबली सब्जियां मसल कर और बिना मसाला हुआ ठोस आहार। इसको भी हम 2 भागों में बांटे हैं। ठीक है, एक क्या है, उबली सब्जियां जो मसाले के बिना हो, ठीक है, उसे मसल कर दिया जाए। और क्या है, बिना मसाला हुआ, मतलब मसाले के बिना आहार। इसको क्या, उबली सब्जियां मसल कर देंगे, इसको बिना मसाले के देंगे। अब आइए देखते हैं, अंडा, फलों को मसल कर रोटी दाल में भिगोकर, मतलब उबली सब्जियां और क्या है, उसे मसल कर, ऐसा ना कि उबाल कर उसे हम दे देंगे। ठीक है, उसको हम मसल के देंगे। ठीक है, तो क्या अंडे को भी हम मसल के दे सकते हैं। फलों को, बहुत केला वगैरह भी आप देखते होंगे, तो उसको हम दूध में मसल कर दे सकते हैं। और रोटी को दाल में भिगो करके मसल के दे सकते हैं। ठीक है, ये ठोस आहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिना मसाले युक्त ठोस आहार, क्योंकि बच्चे को हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं दे सकते हैं, तो क्या है, वो बिना मिर्च मसाले के जो ठोस आहार होगा, क्या होगा, बिस्किट होगा, मठरी होगा, सब्जी होगा, दाल हो गया, चपाती हो गया, डबल रोटी हो गया। ये मतलब मसाला युक्त भोजन नहीं एक बच्चे को देना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो नुकसान करता है। ठीक है, ये सारा आपका था शैशवावस्था में पोषक तत्व। ठीक है, ये आरडीए चार्ट के अनुसार है, शैशवावस्था में दैनिक जो आवश्यकता होती है भोजन को, वो कैसे होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए, तो आपको देख सकते हैं। और आप इसको जब आप लोग पढ़ते हैं तो ये वीडियो तो हमेशा रहता है आपसे 1 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार देखिए, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि हमको कुछ लिखने की ज़रूरत है, तो वीडियो रोक करके या शॉर्ट स्क्रीन लिया करिए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले करके भी आप इसको रख सकते हैं और एक कॉपी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बहुत अच्छे से हम PDF बनाते हैं, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये पोषक तत्व हैं, क्या क्या देना चाहिए, खनिज हो गए, विटामिन हो गए, वसा हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, और प्रोटीन हो गए, और कैलोरी हो गए। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक क्या है, नन्हा शिशु हो गया, शैशवावस्था। ठीक है, ये नन्हा सा शिशु है, और अगर ऐसे आपके घर में खिलखिलाता नन्हा सा शिशु अगर खिलखिलाता रहे, तो आप लोग को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व दीजिए, और ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं ना नन्हा सा खिलखिलाता चेहरा, ऐसे ही आपके घर में नन्हा सा खिलखिलाता चेहरा दौड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, और आप लोग इस सेशन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि एक मेरा ही विद्यालय ऐसा विद्यालय है जो आपको यूट्यूब पे मतलब BA MA के कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। तो बहुत सारे विद्यालय में अभी ऑनलाइन कोर्सेज नहीं चलते हैं, तो आप उन बच्चों को भी इस वीडियो के द्वारा लाभान्वित करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा। और जो बच्चे नहीं क्लास करते हैं और नहीं पढ़ने जाते हैं, वो बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हों। और आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरों की भी मदद करिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि पेपर आपके करीब है, तो आप जमकर तैयारी करिए।
आप अच्छे नंबर से पास हुई, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। और आगे हम भी और भी वीडियो लाते रहेंगे। ये सेशन यहीं तक समाप्त होता है। और चलिए, थैंक यू सो मच।